नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा जी। कर्मवीर जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर्मवीर जी, अगर मैं कोरोना काल की बात करूं तो इस समय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्हें आपके नाम के अनुरूप कर्म की पराकाष्ठा तक जाकर काम करना होगा। क्या सामान्य परिस्थितियों में और कोरोना की परिस्थितियों में क्या मूलभूत अंतर आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा कठिन था इस समय इन चीज़ों को नियंत्रित करना और इस परिस्थिति में काम करना? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि अप्रैल माह में अप्रत्याशित रूप से कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना से फेस नहीं किया, क्योंकि फेस 1 जब आया था, लहर 1 आई थी अगस्त सितंबर में, उस समय भी हम लोगों ने फेस किया था। लेकिन ये लगभग उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ी और बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने वाली थी, जो कि अप्रत्याशित थी। तो इसलिए पूरा युद्ध स्तर पे हम लोगों को इसमें लगना पड़ा, जिसमें कि केवल और केवल जो है, मतलब हम यदि 18 घंटे 20 घंटे की बात करें या 24 घंटे में 20-22 घंटे की बात करें, तो पूरा के पूरा समय हमें कोरोना के लिए देना पड़ा। साथ साथ में इसमें जो फैमिली लाइफ है या अन्य जो लाइफ है, वो पूरी तरह से हम लोगों ने इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पर ये है कि ये कर्तव्य की बात है और ये इस समय हमें हमारा जो कर्तव्य है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान में रखते हुए किया, तो इसकी सफलता भी प्राप्त हुई। इसमें जो टीम है हमारी, उस टीम ने पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो प्रशासकीय टीम है, जो हमारे हेल्थ सेक्टर की टीम है, साथ साथ में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स का एक कंसेप्ट दिया था और उस पहले जिला स्तर पे था, फिर वो जनपद स्तर पे और फिर ग्राम पंचायत स्तर तक गया वो, और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर तक गया। तो ये जो एक जनसहयोग जो मिला, उस जनसहयोग ने हमारे काम को थोड़ा आसान किया और कहीं कहीं पे यदि हम गलत डिसीजन ले रहे हैं तो हमें करेक्ट भी किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जब फेस किया इसको, तो सभी ने मिल के इस फेस को क्लियर किया। आज हम लोग बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल स्थिति में। जिस प्रकार से आपने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट जो कमेटीज थी उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया, कुछ ऐसे किल कोरोना अभियान भी आपने चलाए, तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण कारक थे जिन्होंने इस महामारी के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए, मैं यदि आंकड़ों की बात करूं तो अप्रैल के महीनों में हमारी पॉजिटिविटी दर जो है वो तेज़ी से बढ़कर लगभग 30-32% तक चली गई थी। लगभग 1000 से अधिक केस पर डे आ रहे थे। ऐसी कंडीशन में ये आवश्यक था कि केवल प्रशासकीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जन समर्थन मिले, तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट ने तो अपना सहयोग दिया ही। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत ये व्यवस्था रखी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत स्तर के हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का मतलब है कि उसमें जैसे ग्राम स्तर की हम बात करें तो सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पटवारी, कोटवार, टीचर्स, इसके साथ साथ में अशासकीय सदस्यों की बात करें तो पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, और कोई प्रबुद्ध जन है, कोई वॉलेंटियर है, कोई एनजीओ है, ये सब चीज़ों ने मिलकर ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हुआ, जिसमें कि उन्होंने इफेक्टिवली रोल अदा किया। किल कोरोना अभियान के तहत हम लोग घर घर गए, एक बार नहीं 2 बार गए, और अभी हमने किल कोरोना 4 भी किया है, तो तीसरी बार भी गए, और ये घर घर जाकर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूत्र दिया था कि IITT मतलब आइडेंटिफिकेशन, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइसोलेशन, अर्ली टेस्टिंग और अर्ली ट्रीटमेंट। तो आइडेंटिफिकेशन का काम जब घर घर जाकर आप करने लगे, तो जो लेट हो जाते थे और उसके बाद जब केस बिगड़ता था और वो फिर हॉस्पिटलाइजेशन होता था और उसके बाद में फिर और क्रिटिकल केस बनता था, वो होने से बचे। पूरी ग्रामीण तंत्र में हमने हजारों लोगों को ऐसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया, उनका टेस्टिंग किया, उनका ट्रीटमेंट किया, उनको आइसोलेशन दिया, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेशन हो या होम आइसोलेशन हो। तो ये जब प्रक्रिया, जब प्रोएक्टिव गवर्नेंस जब हमने दिखाया और प्रोएक्टिव रिस्पांस दिखाया, तो उससे ये परिणाम हुआ कि किल कोरोना अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में आज की स्थिति में 2700 सैंपल में केवल 2 पॉजिटिव आए हैं पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये स्थिति आज की स्थिति हो गई है। ये स्थिति किल कोरोना अभियान के तहत हुई है। जी, जिस प्रकार से वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, आप कितने संतुष्ट हैं जिस प्रकार का अभियान चलाया गया कोरोना की रोकथाम के लिए, कि आप उसे किस हद तक आप रोकने में नियंत्रित रहे हैं और अब नियंत्रण में है,
कैसी स्थितियां हैं वर्तमान में? देखिए, अभी इस आज की स्थिति में पूर्णतः नियंत्रित है। यदि हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि एक समय 32% हमारी चल रही थी, पॉजिटिविटी रेट 32% के आसपास चल रही थी, आज वो घटकर 1% से भी कम हो गई है। हम यदि 7 डेज पॉजिटिविटी देखें तो एक समय था 29% चल रही थी, आज वो 1% के आसपास चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र की पॉजिटिविटी 0.06% आज की है, शहरी क्षेत्र की 1.2% है। तो हम 6000 से ज़्यादा सैंपलिंग कर रहे हैं लगभग पर डे। 6000 सैंपलिंग में यदि आपके 40-50 लोग आते हैं तो ये एक तरह से पूरी तरह से कंट्रोल है। यही 6000 सैंपलिंग में किसी समय में जो है 1,500 तक भी लोग आते रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये कंट्रोल्ड वे में है, लेकिन हम सतर्क हैं क्योंकि ये कंट्रोल हुआ है विभिन्न प्रयासों से, बड़ी मेहनत से, कई लोगों के परिश्रम है, कई रातों के जागना है, उसमें जो है 1-1, 2-2 घंटे की नींद से कई दिनों तक जो है, सप्ताह तक जो है चीज़ों को देखना है। लेकिन हम सतर्क हैं, हमारी पूरी टीम भी सतर्क है और हम लगातार जनता को भी सतर्क कर रहे हैं कि उन्हें अपने आप को संयमित रखना है और जो कोरोना के बेसिक नियम है उनका पालन करना है। इस दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आपने कहा कि हम अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफिकेशन हुआ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था, तो बाकी सारी चीज़ें उसी हिसाब से जल्दी जल्दी उपलब्ध होती चली गई। तीसरी लहर की बात कर रही है पूरी दुनिया, WHO की बात करें तो वो भी चेतावनी जारी कर चुके हैं, और तीसरी लहर में ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कुछ प्रयास हैं जो आपने पूर्वानुमानों के आधार पर और जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं उनको ध्यान में रखकर तैयारियां की हैं? देखिए, सभी लोग ये बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने की संभावना है। कब आएगी और किस स्वरूप के आएगी ये तो अभी कोई फिलहाल नहीं बता पा रहा है। हमने 2 स्तरों पे इस पे कार्य किया है। पहला तो ये है कि वर्तमान में हम इतने सचेत रहें कि तीसरी लहर जैसी स्थिति निर्मित ना हो, और यदि आती भी है और यदि उसका स्वरूप एकदम डिफरेंट रहता है, जो अप्रत्याशित जैसा सेकंड लहर थी ऐसी होती है, तो उसके लिए हम तैयारी करें। 2 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। जो वर्तमान में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी लहर जैसी स्थिति ना आए, ये कैसे हमने किया है कि जो पॉजिटिव आ रहे हैं, अभी जो भी 40-50 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, उनकी हम प्रॉपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, उनको प्रॉपर आइसोलेशन कर रहे हैं और एक व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति लगा रहे हैं ताकि उसको ठीक से केयर किया जा सके, उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, ताकि स्प्रेड होगा तो कहीं वहीं से ही कहीं से होगा, तो वो स्प्रेड ना हो। ताकि यदि हमने हर पॉजिटिव व्यक्ति को यदि कंट्रोल करने की कोशिश की और उस पर आइसोलेशन कराया और उनको ध्यान रखा, तो स्प्रेड कहाँ से होगा, ये एक चीज़ जो है हम लोग ध्यान दे रहे हैं। यदि आगे भविष्य में आती भी है तो उसमें जैसे बच्चों की आपने बात कही, हमारी तैयारियां वयस्कों के हिसाब से तो पूरी तरह से है, क्योंकि सेकंड लेयर में हम लोगों ने पूरी तरह से तैयारियां की है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने 10-15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ के जितने भी हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उन सब प्राइवेट हो या शासकीय अस्पताल के हों, उन सब की हमने मीटिंग के लेके उनसे बारीकियों को समझा है और उनकी पूरी प्लानिंग की है। संसाधनों की प्लानिंग, भौतिक संसाधनों की, मानव संसाधनों की प्लानिंग, जिसमें नर्सेस वगैरह और अन्य लोग रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, और उसके बाद में फिर उसके बाद ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद अवेयरनेस। इन 4 भागों में हमने डिवाइड किया है। चारों ही भागों में हमारा काम शुरू हो गया है। बेड्स की बढ़ोतरी करना है, बच्चों के हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने हैं, बच्चों के हिसाब से जो है आइसोलेशन सेंटर्स बनाने हैं, उनके आईसीयूज बढ़ाने हैं। इन सब कामों पे हमने काम शुरू कर दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा विशेष निर्णय लिया है कि जो पेरेंट्स जिनके पास 10-12 साल के बच्चे हैं और उनको प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराया जाए, क्योंकि कहीं अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई बच्चा संक्रमित होता है तो कम से कम माता पिता में अगर वो वैक्सीनेटेड होंगे तो उसकी केयर करने के लिए वो उपलब्ध हो सकेंगे। तो ये अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा है। तो क्या इस दिशा में कोई कार्य योजना तैयार हो गई है कि जबलपुर ऐसे लोगों को चिन्हित करके जागरूकता प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको प्रेरित करे कि भाई जिनके बच्चे 10 साल से छोटे हैं वो अपना वैक्सीनेशन में प्राथमिकता रखें, और उसके लिए क्या आप प्लान करेंगे ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके? जी बिल्कुल, हम लोगों ने इस पर वर्क करना शुरू कर दिया है। हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया है कि महिला बाल विकास विभाग की मदद ले रहे हैं, ग्रामीण विकास विभाग की मदद ले रहे हैं, और चिकित्सा विभाग में हमारे जो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता रहते हैं उनके पास में जानकारी 6 साल तक बच्चों की तो होती ही है, और 6 साल से 10 साल वाले बच्चे भी जो हैं वो लगभग गाँव में रहता है तो जानकारी हो जाती है, वो कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग।
अब उनको हम अवेयर करने का काम लगातार कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जहाँ भी वैक्सीनेशन के सेंटर्स बनते हैं वहाँ हम उनको प्रायोरिटीज़ देना शुरू कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी हम उनका रजिस्ट्रेशन पहले करवा रहे हैं। ये चीज़ अभी चूँकि जस्ट आई है तो इसलिए अब इसको प्रचार प्रसार करने पर विशेष फोकस है। इसके साथ साथ हम लोग जो उन लोगों पे भी फोकस कर रहे हैं जो कि अब हाई रिस्क हो सकते हैं। जैसे अभी अनलॉक शुरू हुआ है या कोरोना कर्फ्यू में ढील शुरू हुई है, तो ढील में जो ऐसे लोग हैं जो कई लोगों से मिलेंगे, जैसे दुकानदार हैं या जो हैं ऐसे लोग हैं जो कि दूध वाले हैं, हाट ठेला वाले हैं, इनको भी हम फोकस कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें लगातार चल रही है। और बच्चों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयर करना, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि हमारी रणनीति का हिस्सा ही है कि ट्रेनिंग के साथ अवेयरनेस भी करना है। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयर, के बच्चों को कैसे केयर किया जाए, उनको घर से बाहर निकलते समय क्या ध्यान रखा जाए, ना निकाला जाए, वो सब चीज़ों पे भी फोकस कर रहे हैं। जहाँ तक सर मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के चलते चीज़ों को नियंत्रित करना और अनलॉक के दौरान चीज़ों को नियंत्रित करना, अनलॉक के दौरान चीज़ों को नियंत्रित करना ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उस समय चीज़ें चलने लगती हैं, लोगों का संप्रेषण ज़्यादा होता है, आवागमन ज़्यादा होता है, तो जान भी बचाना है और जहान भी चलाना है। 45 दिन से ज़्यादा तक का अनलॉक रहा, अब खुल रहा है सिलसिलेवार। तो सिलसिलेवार खोलने के दौरान लोगों को ये ध्यान रहे कि तीसरी बार हमें इन्विटेशन नहीं देना है कोरोना को, उसके लिए क्या कुछ प्रयास करें? देखिए, हम लोगों ने जैसे कोरोना कर्फ्यू में ढील का 1 तारीख से एक्सरसाइज शुरू हुआ है। हमने उसके कई सप्ताह, 1-2 सप्ताह पहले से ही एक्सरसाइज शुरू की थी अवेयरनेस की, कि ये अति उत्साह में ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि कोरोना संक्रमण फैलने लगे। हमने कई स्तरों पे काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो हमने स्टैंड अलोन शॉप्स हैं उनको अवेयर किया है। सब अर्बन एरियाज़ में हमने जैसे गोले लगाना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना है, वो सब चीज़ें जो है फोर्स कराए हैं। अर्बन एरिया में नगर निगम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए व्यापारियों की बैठकें आयोजित की है। व्यापारियों को उसकी जिम्मेदारी दी है। जैसे व्यापारिक संगठन है, यहाँ करीबन 20-22 व्यापारिक संगठन हैं। सभी लोगों की इंडिविजुअली बैठक लेके उन लोगों को बताया गया है कि जब यदि हम कोरोना कर्फ्यू में आपकी दुकानों को खोलेंगे तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये शर्तें पालन करनी पड़ेगी और करवानी पड़ेगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यापारियों की भी रहेगी और व्यापारिक संगठन की भी रहेगी। यदि वायलेशन होता है तो समझाइश बुझाइश दी जाएगी, उसके बाद भी वायलेशन होता है तो फिर कार्रवाई भी होगी, दुकान भी सील होगी और व्यापारिक संगठनों पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो व्यापारियों के स्तर पर हुई। जनता के स्तर पे हम लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, मीडिया का मदद ले रहे हैं। यहाँ की लोकल मीडिया है, आपके माध्यम से, जैसे अन्य जगहों से जो है हम लोग मीडिया के तरीके से, हमारे कई जगहों पे अनाउंसमेंट सिस्टम्स चल रहे हैं। हमारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट के जो सदस्य हैं ब्लॉक लेवल पे या ग्राम स्तर पे या वार्ड लेवल पे, वो अपने अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर लोगों को बता रहे हैं कि भाई अभी डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। अगला 15 दिन जो है बहुत क्रूशल है। इन 15 दिनों में यदि संक्रमण नहीं फैला, एक ट्रेंड नहीं रहा, तो ये स्थिति और कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरी तरफ हम जो संक्रमित हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको पहले, उनको कंट्रोल करके रख रहे हैं। यदि उनको हम कंट्रोल कर लेंगे तो वो संक्रमण किसी और को फैलाएंगे नहीं, तो बाकी लोग जो है ठीक से अपने स्तर पे जो है भ्रमण कर सकते हैं। समानांतर कार्यशैली, तो दोनों स्तर पे काम चल रहा है। जहाँ कोरोना काल में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत चरम पर है और सत्ता पक्ष पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर क्रोध में या इस परिस्थिति के तनाव में तमाम आरोप लग रहे हैं, वहाँ ये सुखद अनुभूति होती है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी की कार्यशैली की प्रशंसा विपक्ष के लोग भी करें। माननीय राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी ने उज्जैन के, जबलपुर के जो कार्यशैली है, उज्जैन, जबलपुर और इंदौर, उनको लेकर बहुत प्रशंसा की कि बहुत मेहनत की है। खासकर जबलपुर को लेकर विवेक तनखा जी बहुत संतुष्ट दिखे। तो इस दौरान प्रशासनिक अमले पर एक दबाव सत्ता पक्ष का, एक दबाव विपक्ष का, विपक्ष की तरफ से क्या सहयोग रहा, क्या व्यवस्थाएं रहीं? आपको लगा कि इस समय पॉलिटिकल लोगों ने मदद की प्रशासन की, अनावश्यक दबाव? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि इस समय सभी लोगों ने मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की जब बात होती है तो इसमें सत्ता पक्ष के लोग भी, जो जनप्रतिनिधि हैं, महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि, वो भी शामिल रहे और जो विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी शामिल रहे।
तो दोनों ही जब दोनों ही पक्ष के लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं और वहाँ एक संयुक्त डिसीजन लेने की स्थिति आती है, उसके पक्ष विपक्ष को पे चर्चा करते हैं, क्योंकि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष वाला मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा जो है एक क्राइसिस सिचुएशन थी जिसको सभी लोग मिलके ही इसका समाधान कर सकते थे, ये सभी को पता है। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए हम फॉर्चुनेट रहे कि हम लोगों को जो है हर तरीके से सपोर्ट मिला। हमें जो है यहाँ के माननीय विधायक गणों का भी सपोर्ट मिला, माननीय सांसद जी का भी सपोर्ट मिला, माननीय राज्यसभा सांसद जी का सपोर्ट मिला, सभी का सपोर्ट मिला। अलग अलग स्तरों पे कोई चीज ऐसी लगी कि जो हमें कमी पड़ रही है तो हमने सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया कि ये चीज की कमी पड़ रही है, तो उसकी पूर्ति अपने अपने सोर्सेस के अपने अपने जो भी उनके अपने पर्सनल रिलेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसको शहर हित में प्रस्तुत किया। तो ये सब चीजें जब हुई और ये चीजें हमें मिली तो हमने संयुक्त रूप से प्रयास से ये स्थिति निर्मित हुई कि कहाँ हम लोग जो है 30% पॉजिटिविटी में थे, आज 1% से कम में है। ये सभी के संयुक्त परिणाम से ही हुआ है। जिस प्रकार से बीच बीच में रेमडेसिविर और अब एक 2DG DRDO ने जो डेवलप किया है वो दवा, ऑक्सीजन, इनकी किल्लतों का सामना करना पड़ा क्योंकि अप्रत्याशित थी, समय से पहले अनुमान नहीं लगा पाए और उसकी विभीषिका इस तरह से होगी, इतनी भयावह होगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल था। लेकिन चूंकि उस दौरान तमाम व्यवस्थाएं की, ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए, स्वीकृत किए गए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए गए, तो अगर तीसरी बार इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं तो क्या इन चीज़ों की परेशानी अब नहीं आएगी? ये परेशानी आएगी क्योंकि ये अप्रत्याशित तरीके से संख्याओं की वृद्धि हुई थी, इसलिए कुछ समय के लिए थोड़ा सा इशू निर्मित हुए थे, लेकिन हम लोगों ने उसको टैकल किया। राज्य सरकार ने हमको पूरी तरह से सपोर्ट किया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ पे यदि ऑक्सीजन की हम बात करें, लिक्विड ऑक्सीजन की बात करें तो बोकारो से आए, राउल किला से आए हैं, भिलाई प्लांट से आए हैं, तो मतलब दूर दूर से आए हैं और अन्य साधनों से भी लोगों ने जो है उसको उपलब्ध कराया। साथ साथ में हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि न केवल हम लिक्विड ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट रहें, बल्कि हम जो हमारे ASUs हैं, एयर सेपरेशन यूनिट्स हैं, वो यहीं लोकल उद्यमियों को प्रोत्साहित करके बनाए, तो वो भी हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो गए। इसके अलावा हम तीसरे लेवल पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे गए, तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधियों ने उन्होंने अपनी निधियों का भी उपयोग किया, उन्होंने भी तत्काल जो है हमको उपलब्ध कराए, यहाँ की जनता के लिए उपलब्ध कराए अपनी निधियों का उपयोग करके, और उनके पर्सनल रिलेशनशिप के माध्यम से भी उन्होंने उपलब्ध कराए, दान के रूप में भी हमको मिले। तो एक प्रकार से ये चीज़ें हैं कि जब हम लोग एक अच्छी कंफर्टेबल स्थिति में आज की तारीख में हैं और जिस स्तर का अभी वेव आया था, इस स्तर से अधिक वेव के लिए हम लोग तैयार हैं। जी, बीच बीच में जब ये अस्पतालों की शिकायतें आई कि ओवर बिलिंग कर रहे हैं, ओवर चार्जेस हो रहे हैं, उसको लेकर कई जगह कार्रवाइयाँ हुई, जबलपुर भी उससे अछूता नहीं है, और रेमडेसिविर को तो लेकर जबलपुर ने बहुत ही गंभीर और बड़ी कार्रवाई की है। तो अस्पताल ओवर बिलिंग न कर पाएँ, और जो आयुष्मान योजना जो मुख्यमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन उसके कवर में आ जाता है, तो उसको मिलने में आनाकानी ना हो, लोगों को समुचित इलाज मिले, सहज तरीके से इलाज मिले, इसके लिए कोई अलग से सेल का गठन किया गया कि इसको प्रॉपर मॉनिटर करे? बिल्कुल, हमने इसको बहुत पहले से ही एक सेल बना दी थी। हमारे यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो लगभग 50 से 60 अस्पतालों ने जो है कंट्रीब्यूट किया था इसमें। हमने प्रत्येक अस्पताल में 2-2 लोगों की टीम बनाई, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहाँ 24/7 अवेलेबल रहे। उसके ऊपर हम लोगों ने एक संयुक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारी को और उसके ऊपर एक अपर कलेक्टर रैंक के अधिकारी को एक पूरा टीम बनाया, सेटअप किया है। साथ साथ में जहाँ तकनीकी रूप में सपोर्ट देना है, क्योंकि हर आदमी चिकित्सकीय बारीकियों को समझता नहीं, तो 6 स्पेशल डॉक्टर्स की हमने डेडिकेटेड टीम बनाई जो उनको सपोर्ट करती थी कि कहीं इशू आता है तो वो उसको रिजॉल्व करे। इससे एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो, चाहे उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से या लगातार मीटिंग्स के माध्यम से या जो है वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और हमारे लोगों के बीच में, और डॉक्टर मालिक और हमारे बीच में जो है संयुक्त रूप से कई सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, तो एक कंट्रोल रहे। जहाँ कहीं भी ऐसी शिकायत है कि ओवर बिलिंग की हुई, हमने तत्काल उसको संज्ञान में लिया है। लाखों रुपए के बिल जो हैं हम लोगों ने कम करवाए हैं। करीबन मेरे हिसाब से मुझे लगता है 40-50 लोगों के बिल तो अभी पिछले रिटर्न करवाए हैं, उनके मतलब उनका जो पैसा है वो रिटर्न कराया है, यदि किसी कारण से शिकायत के कारण वो सही पाई गई तो।
हमने हॉस्पिटल्स पे भी कार्रवाई की, जो लगातार इस प्रकार के डिफॉल्टर हॉस्पिटल्स थे उनकी हमने मान्यताएं निरस्त की, उनको जो है पनिश भी किया। कई सारे हॉस्पिटल्स ने बहुत अच्छा काम किया, हमने उनको बीच बीच में आकर उनको प्रोत्साहित भी किया। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष स्कीम रही आयुष्मान भारत वाली, उसमें जो उनका पैकेज बढ़ा था उससे हॉस्पिटल्स को हमने कॉन्फिडेंस में लिया और उसमें हॉस्पिटल्स जो सहयोग प्रदान किया। जहाँ आयुष्मान में जो कोरोना से पहले जो है 20 हॉस्पिटल केवल इनपेनल्ड थे, इस स्कीम के बाद में 57 हॉस्पिटल इनपेनल्ड हुए। इन सबको हमने विद इन 3-4 डेज हमने इन सभी को इनपेनल्ड करवाया, इनकी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करवाई और 450 से अधिक जो मरीजों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इसमें जो है इलाज करवाया है। तो ये एक ऐसी स्कीम थी जिसमें हमने 1-to-1 बात की, एक मरीज से हमने बात की कि वो आयुष्मान का पात्रता रखता है कि नहीं रखता है, हमने उसकी चेकिंग की और उनको यदि रखता है तो उसको लाभ दिया गया है। एक और बड़ी बात थी सर कि आयुष्मान की पात्रता एक ऐसा विषय था कि इस महामारी के दौर में उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से या बहुत ज़्यादा डीपली चेक नहीं किया जा सकता था। तो परिवार में किसी एक के पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो वो परिवार आयुष्मान योजना की पात्रता रखता है, इसको आपने आधार बनाया। लेकिन आयुष्मान कार्ड उनको इंस्टेंट मिल पाए, ये एक बड़ा जटिल कार्य था, उसके लिए क्या किया? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली हम लोगों ने यह किया कि जिसके पास कार्ड है, परिवार के किसी भी सदस्य के पास कार्ड है, तो उसको हमने एलिजिबल मानते हुए तत्काल उसका एडमिशन करा देता कि उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाए। इस फॉर्मेलिटी में उसका ट्रीटमेंट ना रुके कि इसका कार्ड नहीं है या ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो भर्ती हो रहा है उसका कार्ड नहीं है। साथ साथ में जो लोग एडमिशन ले चुके थे उन लोगों को भी यदि पात्रता है कि नहीं है, ये भी हम लोगों ने वहीं ऑन द स्पॉट देखा। तो सभी हॉस्पिटलों में एक एक कंप्यूटर ऑपरेटर को हमने आइडेंटिफाई किया। हमारे लोगों ने जो एडमिशन लेने आता था, जो 2-2 अधिकारी, उनके कार्ड्स वहीं के वहीं, उनकी डॉक्यूमेंट्स लेके वहीं के वहीं उनका बनवाना, 24 घंटे के अंदर अंदर हमने कार्ड बनवाए हैं। फिर वो एक्टिवेशन और वो वही कार्ड से उसका जो है एक्टिवेशन का काम भी कंप्लीट हुआ। तो हमने 24 घंटों में नए नए कार्ड बनाए हैं जो ऐसा हुआ है। और उसके कार्ड की कमी के कारण, या कार्ड उस समय उपलब्ध ना होने के कारण उसका एडमिशन होने से रोका नहीं है। तो ये चीज जो है हमारे अधिकारियों ने भी इसको बारीकी से देखा और कई हॉस्पिटलों ने उसमें कोऑपरेट भी किया। उनको लगा कि हाँ, एक अच्छा पैकेज हमें मिल रहा है तो हमें भी मानवता की सेवा करनी चाहिए। तो दोनों तरफ से जो है हुआ। और इसमें जिन किसी ने भी थोड़ी बहुत भी लापरवाही की, ऐसे 7-8 हॉस्पिटल के हमने मान्यता भी निरस्त की उसमें। जिस प्रकार से सर इस कोरोना काल में कई लोग ऐसे हुए जो दुर्भाग्यवश काल कलवित हो गए और काल का ग्रास बन गए। बहुत कोशिशों के बाद उनके परिजन उन्हें नहीं बचा पाए और एक परिस्थिति ऐसी बनी कि कई बार तो परिवार का वो सदस्य कोरोना की भेंट चढ़ गया जिस पर पूरे परिवार का दारोमदार था। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने एक तो कोरोना से जिनकी मृत्यु उस परिवार को 1 लाख रुपए, और अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पढ़ाई का तो ये बहुत मतलब सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही आवश्यक था, बहुत ही संवेदनशील निर्णय। अब ये निर्णय सर एग्जीक्यूशन तक पहुँचे, धरातल तक पहुँचे और हर उस पात्र व्यक्ति तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। तो निर्णय तो हो चुका, आदेश भी हो चुका है, अमल कितना हो रहा है सर? देखिए, हमने तुरंत जैसे ही ये निर्णय लिया था हमने इसको अमल करना शुरू कर दिया था। हमारी महिला बाल विकास विभाग की टीम, हमारी ग्रामीण विकास विभाग की और अर्बन एरिया की टीम, और साथ साथ में हमने मीडिया के माध्यम से पूरा प्रचार प्रसारित किया कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है या ऐसा कोई परिवार है जिसके माता पिता में से किसी की कोरोना से डेथ हो गई है और अब वो बच्चों के अब कोई आश्रय मतलब बच्चे किसके आश्रय में रहेंगे उसको लेके इश्यूज हैं, या उनके अभिभावक अब कौन हैं ये लेकर इश्यूज हैं, तो वो आप हमारे संज्ञान में लाइए। ऐसे संज्ञान में लाना जब हम लोगों ने शुरू करवाए तो ऐसे लोग भी आइडेंटिफाई हुए, ऐसे बच्चे भी आइडेंटिफाई हुए। ऐसे 5 बच्चे अलग अलग जगहों के आइडेंटिफाई हुए हैं। उन बच्चों का जो है जो भी अभी वर्तमान में उनके जो क्लोज रिलेटिव हैं उनके साथ में संयुक्त जो है अकाउंट नंबर भी हम लोगों ने बना दिए हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके जो है उसको सुविधा देना शुरू किया, लॉन्च किया, बात भी की उन्होंने और उन्होंने उनसे बात भी की। तो हमारे यहाँ के लोगों से भी जो है उन्होंने बात की थी और उनके खाते में अब जो है पैसा डालना जो है, जो पेंशन वाला जो है उसको जो बोलना चाहिए वो चीज़ें जानना अब शुरू हो जाएगा। साथ साथ में उनकी पढ़ाई के लिए, तो उनका पढ़ाई व्यवस्थित रूप से चलता रहे वो व्यवस्था भी हमने उनसे, जो बच्चे आइडेंटिफाई हो रहे हैं कर रहे हैं। साथ साथ में उनको BPL कार्ड का जो है पात्रता पर्ची जिसको कि राशन वगैरह भी मिलता रहे
वो भी हमने लिंक करवाया है। और भी कोई सहायता यदि आवश्यकता पड़ती तो हमने उनको संबल दिया है कि वो ऐसा ना समझे कि केवल यहीं तक आकर सीमित हो गई है। कोई और भी आवश्यकता होती है जो कि एकदम जेन्युइन आवश्यकता है तो आप हमारे संज्ञान में लाइए। हम आपके अभिभावक के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री जी अभिभावक के रूप में हैं और हम उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। जैसे एक जो उनके अभिभावक हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनकी बेटी की शादी से संबंधित कोई एक आया था कि हमें उसकी मदद चाहिए, तो हम उसकी प्रोसेस कर रहे हैं। अभी 20 तारीख को उसकी शादी है, तो हम उसके लिए जो है उसको सहायता उपलब्ध करा रहे हैं कि उसकी शादी भी हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं अब एक ऐसी चीज़ है कि जिसको संवेदनशीलता के साथ हर व्यक्ति को देखना चाहिए और हम लोग उसको देख रहे हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर के जबलपुर की जनता को, जबलपुर शहर के नागरिकों को कोरोना से लड़ने और जीतने के लिए किस सहयोग की अपेक्षा करते हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आपके माध्यम से मैं यही हमारी संस्कारदानी की जनता को कहना चाहूँगा कि अब हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। अब हमें स्वतंत्रता मिली है हमारे काम करने की, हमारी आर्थिक गतिविधियों को करने की, लेकिन हमें हमारे जो समय है, जो अब एक बुरा समय हमने क्रॉस किया है, उसको भूलना नहीं चाहिए, इस सेंस में कि हमें सतर्कता रखनी है। तो अब समृद्धि भी जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य भी जरूरी है, साथ साथ में दोनों एक साथ चलाने पड़ेंगे। और वायरस, अब जो कोरोना है, अब ये वायरस का मुद्दा ना होकर ये व्यवहार का मुद्दा हो गया है। तो अब व्यवहार हमारा ऐसा रहे, मतलब कि 2 गज की दूरी है, मास्क है या अन्य चीजें जो हैं, ये व्यवहार अब हम लोगों को, हर लोगों को जो है व्यवहार में लाना ही पड़ेगा। और ये यदि हमने सतर्कता ज्यादा रखी, हमने यदि संयम ज्यादा रखा, यदि हमने जो है लोगों को सुरक्षा ज्यादा रखी, तो हम लोग कोरोना से लगातार विजय जो अभी हमने प्राप्त की वो लगातार बनाए रखेंगे। जहां हमसे चूक हुई वहां कोरोना हम पे हावी हो जाएगा। रात का है प्रात निश्चित, अस्त का है उदय, कब किसी का ही रहा है एक जैसा समय, रह ना पाए दिन सरल जब, क्या रहेंगे दिन कठिन और ये साहस, ये उम्मीद, ये विश्वास हमें और कुछ दिन बनाए रखना होगा। और कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से जीतने के लिए, कोरोना के साथ रहकर वो व्यवहार सीखना होगा कि कोरोना के दौरान हमें क्या सुरक्षा, क्या सावधानी अपनानी चाहिए। सर, जिस प्रकार से आपने विभिन्न पहलुओं पर अपने नाम को प्रतिपादित करते हुए वास्तविक अर्थों में कर्मवीर को साबित किया है, स्थापित किया है, प्रदेश की जनता को, शहर की जनता को ये भरोसा जरूर जागेगा इस चर्चा के बाद कि यह एक शहर की जनता का प्रतिनिधित्व एक ऐसे हाथों में है जो प्रशासन के दृष्टिकोण से और शासन के मुखिया के दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशीलता के साथ उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं। सर, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत